चलिए आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में समझते हैं। लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे इधर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट में ये जो सरफेस है जिस पे ये बॉडी मूव कर रहा है, जिस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स पे एम ब्लॉक पे लग रहा है और जिस सरफेस पे ये बॉडी है उसके और इस ब्लॉक के बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगता है। उस अपोजिंग फोर्स को ही हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। उस अपोजिंग फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसको कि हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये जो अपोजिंग फोर्स, क्योंकि और ये हमेशा याद रखना कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है यानी फ्रिक्शन है, वो हमेशा जिस तरफ फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, हमेशा दो सरफेस के अगेंस्ट में। जैसे यहाँ देखो, ये एक सरफेस हुआ और ये दूसरा सरफेस, ये जैसे इस पे रोल कर रहा है, ये जैसे मेरा मार्कर है, ये इस पे ऐसे 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 रोल कर रहा है। तो रोल करने में ये जो मार्कर है और ये जो सरफेस है, ये सरफेस और ये मार्कर, इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे ये मार्कर को हम यहाँ रखें, सेंटर ऑफ मास इसका बराबर होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास बराबर, इस मार्कर पे हम इधर से ऐसे फोर्स दिए, इस मार्कर पे हम इधर से ये फोर्स दिए थे। इधर से फोर्स देने में मार्कर किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में इधर फोर्स दे रहे हैं तो ऐसे गया ये मार्कर। तो इस ये जो बॉडी है जो जिस पे ये मार्कर मूव कर रहा है, ये इस मार्कर पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा। जैसे ये बॉडी जो है इस पे फोर्स दिया, इधर गया तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में उसका फ्रिक्शन लगता है, always in opposite direction of force, opposite direction of force। फोर्स की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन क्या करता है, एक्ट करता है, लगता है। बात समझ में, ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर कोई बॉडी जैसे फोर्स लगाने के मतलब फोर्स उस पर लग रहा है लेकिन अगर वो बॉडी मूव नहीं कर रहा, जैसे वो बॉडी पे फोर्स लग रहा है लेकिन वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, एक जगह पे स्थिर है, तो उस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। लेकिन अगर बॉडी पे फोर्स लगाने के कारण वो बॉडी मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो फिर वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी यानी मोशन में है, तो उस पर फिर जो फ्रिक्शन लगेगा, बॉडी जब मूव कर रहा होगा तब जो फ्रिक्शन लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और बॉडी जब एक जगह रेस्ट में है या यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तब उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कि कितने हद तक स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे ही खत्म होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होने लगेगा, क्योंकि स्टैटिक क्योंकि रेस्ट में रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और जैसे ही रेस्ट से मोशन में आएगा तो मूव करने लगेगा, मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में 3 पॉइंट होता है, यहाँ 2 लिखा है, तीसरा लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट पहले दो समझ लो, फिर तीसरा बताते हैं। पहले ये तो सीधे इसका डिफिनीशन हो गया पहला पॉइंट, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बियॉन्ड विच इफ फोर्स इज अप्लाइड बॉडी बिगिंस टू मूव। मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिट क्या होता है, एक हद होती है, उस हद को पार नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन पार कर जाते हैं। तो वो हद में रहना क्या होता है, यहाँ से सीखो कि वो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद अगर हम लोग उस बॉडी पे जिस पे वो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का जिस बॉडी पे लग रहा है, उस वैल्यू के बियॉन्ड अगर उस बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी मूव करने लगेगा। जैसे अभी हम बताएं कि ये बॉडी है एम मास का, इस पर फोर्स लग रहा है, इस पे ये जो फोर्स लग रहा है
अब ये फोर्स मैक्सिमम लग चुका है, मतलब मैक्सिमम हम लोग जो है मान लो इस पे एफ फोर्स लगा सकते हैं, मैक्सिमम ये एफ फोर्स लग सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एफ फोर्स लग रहा है तो उतना ही इस पे क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको एफ एस से डिनोट किया जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में मैक्सिमम लग रहा है। अब जितना फोर्स लगना था उतना तो लग गया, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का। अब इसके अलावा अगर बाहर से और कोई फोर्स लगाया गया तो ये बॉडी मूव करने लगेगा, ये बॉडी क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो वही होता है लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू क्या, वो निश्चित मान जिसके बाद से जो बॉडी है वो मूव करने लगे, स्टैटिक फ्रिक्शन से हटके काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाए। एक चीज और कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होगा। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा जो एफएस मैक्स है, एफएस मैक्स क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इससे कम या इसके बराबर होगा, और नहीं तो जीरो से ज्यादा जीरो के बराबर होगा। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन से एफएस मैक्स क्या, एक तरह से काइनेटिक ही फ्रिक्शन हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इसके बाद जो है बॉडी मूव करने लगेगा जिसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आने लगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन से कम लेकिन जीरो से ज्यादा, नहीं तो दोनों के बराबर हो सकता है। कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा उसके बराबर ही होगा। तीसरा पॉइंट भी वही सेम कहता है कि when applied force exceeds the limiting value of static friction, when applied force exceeds the value of limiting force applied force when applied force exceeds the limiting value of static friction, Fs, static friction, then body sets in motion। जब भी लिमिटिंग वैल्यू जो होगा उसका उसको एक्सीड करेगा अगर फोर्स, तो वो मोशन में आने लगेगा। तो फिर ये किस में आ जाएगा, मोशन में, ये किस में आ जाएगा, मोशन में। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूसेस, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर लग रहा था वो कम हो जाएगा। क्योंकि तुम अगर कोई काम है, जैसे वही बॉडी जो था उस बॉडी पे इस पे फोर्स लगा रहे थे ताकि ये मूव कर जाए, तो जब ये बॉडी मूव कर जाएगा तब उस पे जो फोर्स लगा रहे थे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग उस बॉडी पे फोर्स किस लिए लगा रहे थे, ताकि वो बॉडी मूव कर सके। अब वो बॉडी मूव करने लगा तो उस पे फोर्स कम लगेगा। जैसे चिप्स का पैकेट देखते हो, चिप्स के पैकेट को पहले हल्का सा ही फाड़ने में कितना ज्यादा ताकत लगता है, क्यों ताकत लगता है, क्योंकि हमको उसको फाड़ना होता है। फिर उसके बाद जब वो हल्का सा भी फट जाता है तो कम ताकत से हम लोग उसको पूरा फाड़ लेते हैं। तो वही बस चीज है कि हम लोग को इस बॉडी को मूव कराना था, तो मूव कराने के लिए जितना फोर्स लगा रहे थे उतना लग रहा था, और जब वो बॉडी मूव करने लगा तो उस पर जितना फोर्स लग रहा था उसको मूव कराने के लिए वो कम होने लगा। यही चीज ये थर्ड पॉइंट बोलता है कि जब अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से बढ़ जाएगा, यानी जितना उसको स्टैटिक फ्रिक्शन से बढ़ के मोशन में जब वो बॉडी आ जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उस पर लग रहा था स्टैटिक, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। यही चीज ये बताना है। इसको ग्राफ से समझ जानते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब उस लिमिटिंग वैल्यू को ध्यान से समझो। जैसे यहाँ से कोई बॉडी का ये ग्राफ हम बना रहे हैं जिसमें यहाँ से इस बॉडी पे ऐसे ये ऐसे ये क्या है, ये जो ऐसे लग रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब एक पॉइंट पे जाते 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 ये क्या हुआ, यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, एफएस मैक्स, ये हो गया तुम्हारा एफएस मैक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद जो है स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग सकता। और यहाँ पे ये जो तुम्हारा चल रहा है
ये तुम्हारा क्या चल रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या चल रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। ये क्या चल रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का। मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का यहाँ तक आया, क्योंकि इस पॉइंट के बाद से जब ग्राफ फिर नीचे होते हुए एफ एस मैक्स यानी काइनेटिक फ्रिक्शन को इंडिकेट करने लगा। यानी कि इसके बाद से जो बॉडी था वो किस में आने लगा, मोशन में आने लगा। और यहाँ तक जो था इसके पहले, यानी इस पॉइंट के पहले बॉडी कहाँ था, रेस्ट में था। इस पॉइंट के बाद कहाँ गया, बॉडी मोशन में आ गया। यानी ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का, जिसके बाद अगर फोर्स लगाया गया तो वो बॉडी किस में आने लगेगा, मोशन में आने लगेगा और उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा। समझ में बात है। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद अप्लाइड फोर्स। तो मान लेते हैं कोई बॉडी है, यहाँ पे ये बॉडी है कोई m मास का कोई बॉडी है और इस पे a एक्सेलरेशन मूव कर रहा है। इस पे a एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव कर रहा है, जिस पे फोर्स लग रहा है F। और इस पे यहाँ पे ये एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ये क्या लग रहा है, F की काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है F के। तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, F माइनस एफ के। यही लग रहा है जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स के, तो वो निगेटिव होगा। तो F प्लस माइनस ऑफ एफ के यानी F माइनस एफ के होगा। ये नेट फोर्स लग रहा है। और नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग को एक्सेलरेशन पता चल जाएगा कितना हो रहा है बॉडी में, कितना हो रहा है F माइनस एफ के बाई m। इतना एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी में। और अगर यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को जीरो एज्यूम करते हैं, एक्सेलरेशन को जीरो अगर मानते हैं, तो सिंस इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, तो देन इक्वेशन वन में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को अगर जीरो डाल दे तो जीरो इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के बाई एम को इधर ले जाएंगे जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के इधर ले आओ, तो एफ इज इक्वल टू एफ के। ये क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जब जीरो होता है तब तुम्हारा जो अप्लाइड फोर्स है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। जब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा तो अप्लाइड फोर्स हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के। यहाँ से दो केस और समझो, केस वन केस टू। केस वन में कि जब हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी ये जो फोर्स हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं, इसी को अगर जीरो कर दिया जाए, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड का मतलब F इज इक्वल टू जीरो। यानी ये जो फोर्स लग रहा है इसी को अगर हम लोग जीरो कर दे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो माइनस एफ के बाई एम। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा निगेटिव ऑफ एफ के बाई एम। जब फोर्स जीरो हो तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन बाई मास। दूसरा केस क्या है, केस नंबर दूसरे केस में ये है कि अगर बॉडी फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है और बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है और बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस केस में क्या हो गया है वो चीज हम बता ही चुके। तो इस केस टू क्या है, यही वाला।
केस कि जब फोर्स जो एक्सेलरेशन 0 होगा देन बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म मोशन। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा, और जब यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा तो उस केस में जो अप्लाइड फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो केस 2 ये रहा केस 2। ये केस नोट कर लीजिए।